हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। दिया है, गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। यानी गुप्त साम्राज्य का जो उदय होता है, अस्तित्व में आता है, वो 3री शताब्दी के अंत में आता है और प्रयाग के निकट, प्रयाग का मतलब इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा था। तो इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच जो 280 से 320 ईस्वी पूर्व हुआ था। यानी श्रीगुप्त के बाद जो शासक बनता है वह बनता है घटोत्कच। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश के जो सबसे महान यानी योग्य शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी राजवंश जो बिहार में शासन करता था, वैशाली के क्षेत्रों में, तो वहीं जो लिच्छवी जो साम्राज्य था उसी की राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे चंद्रगुप्त प्रथम की शादी होती है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो था महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करता है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक बनता है, जिसको उत्तराधिकारी कहते हैं, वो समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, यानी शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने यानी इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। आर्यावर्त का संदर्भ उस समय में उत्तर भारत से लगाया जाता है और दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिण भारत से। तो चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को हराता है, पराजित करता है और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित करके उस पर विजय हासिल करता है। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यही जो विजय था समुद्रगुप्त का, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों को हराया, इसी के कारण इसे नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो कभी प्रश्न भी पूछ लें कि गुप्त वंश के वो कौन से शासक थे जिसे नेपोलियन कहा जाता था, तो वो समुद्रगुप्त ही होगा। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया, विक्रमक की उपाधि धारण किया और परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर कवि के भी गुण थे। बहुत सारे इसने ग्रंथ भी लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। यानी विष्णु भगवान जो थे उनके ये उपासक थे, उनकी आराधना करते थे, उनके भक्ति में लीन रहते थे। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। संगीत से इसको बहुत ही लगाव था, इसलिए कहा जाता है कि वह संगीत प्रेमी भी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादक करते हुए दिखाए जाने से लगाया जाता है। अब समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के का निर्माण किया गया, सिक्के जो ढलवाए गए, तो उस सिक्के पर उनके चित्र थे, उकेरे गए थे समुद्रगुप्त के, और वो चित्र जो था उनको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की जो रचना की वो हरिसेन ने किया, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो समुद्रगुप्त ही था।
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। जब समुद्रगुप्त का शासन खत्म हो जाता है उसके बाद शासक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय का उदय होता है, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था तो चीन के बौद्ध यात्री यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले यात्री जो थे उसका नाम था फाहियान। इंपॉर्टेंट है, वो भारत की यात्रा पर आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये भी पूछा जा सकता है कि फाहियान किस वंश के शासन, जब भारत आता है तो उस समय भारत में किस वंश का शासन था, तो गुप्त वंश का। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। शक जो था, जो एक बाह्य आक्रमणकारी था, उस पर विजय हासिल करता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाया था। आगे बढ़ते हैं। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राजकवि था वो साब था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्रा एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था तो उस समय पाटलिपुत्रा जो बिहार की राजधानी हुआ करती थी एवं उज्जैनी जो मध्य प्रदेश में है, ये विद्या का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर लोग विद्या अध्ययन करने आते थे। अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। अनुश्रुति ग्रंथ के अनुसार कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह था, जिसको मंडली कहा जाता था, और इसी को नवरत्न की भी संज्ञा दी गई है। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रण्य थे, और महाकवि भी इसी नवरत्नों में से एक थे, महाकवि कालिदास। कालिदास के अतिरिक्त इस मंडली में कौन कौन थे? धन्वंतरी जो एक चिकित्सक के रूप में थे, छपनक फलित ज्योतिष के विद्वान थे, यानी ज्योतिष शास्त्र को जानते थे छपनक। अमर सिंह कोशाकार थे। शंकु वास्तुकार थे। बेताल भट्ट घट कपर ब्राह्मीर खगोल विज्ञानी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्राह्मीर किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से संबंधित है। ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य पृथ्वी का केंद्र है, सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, विभिन्न ग्रह चक्कर, ये सब बातें ब्राह्मीर ने कहा था। एवं बरूची जैसे विद्वान थे, यही नवरत्न थे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन सेब, वीरसेन थे जो शैव मतावलंबी थे, यानी शैव धर्म को वो मानते थे। वीरसेन जो थे, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ियों पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन ने ही, वीरसेन शैव मतावलंबी थे, और उसने ही शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित एवं कवि भी था, यानी व्याकरण के भी अच्छे ज्ञाता थे, न्याय मीमांसा को जानते थे, और शब्द पर इसकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो कुमारगुप्त प्रथम था, और गोविंद गुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम कहिए या गोविंद गुप्त कहिए, यही है, एक ही बात है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त था, और इसका शासनकाल 415 से लेकर 454 ईस्वी तक हुआ। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप विभिन्न एग्जामों में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, पूछे भी गए हैं, याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी, जो गुप्त वंश से शासक था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, जो 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार करवाया था, यानी गिरनार पर्वत वर्तमान में गुजरात में था, गुजरात में है, और उसी पर्वत पर एक सुदर्शन झील था, और जिनका पुनर्द्वार कर, यानी वो जो था बहुत पुराने हो गए थे, इसलिए उनके रख रखाव उनकी मरम्मत करवाया था स्कंदगुप्त ने। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हम। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। पर्णदत्त को
स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था। हुन भी एक बाह्य आक्रमणकारी थे, कबीले लोग थे, योद्धा लोग थे। तो इनका आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और ये प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि गुप्त काल में कौन से शासक शासन करते थे जिसके समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो याद रखेंगे, स्कंदगुप्त के शासन में ही हुनों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य पर होता है। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। यानी गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त साम्राज्य को कई इकाइयों में बांटा गया था। जैसे मान लीजिए देश है, देश को राज्य में बांटा जाता है, राज्य को जिला में बांटा जाता है, जिला को अनुमंडल में बांटा जाता है, अनुमंडल को प्रखंड में, प्रखंड को ग्राम में बांटा जाता है। तो इसी प्रकार से पंचायत में कहिए, ग्राम में कहिए। तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी वो देश कहलाती थी, और जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। यानी सबसे बड़ी जो इकाई थी वो देश था, और उनकी जो बड़ी इकाई शासक होते थे वो गोप्ता कहलाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ती थी, और जिसके शासक को उपरीक कहलाते थे। तो देश की शासक गोप्ता कहलाता था, और प्रादेशिक भुक्ती जो थी उनकी इकाई उपरीक कहलाती थी, उनके शासक उपरीक कहलाते थे। भुक्ती के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, और भुक्ती के नीचे जो प्रशासनिक इकाई थी वो विषय कहलाता था, और जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। यानी विषय का मतलब समझिए, एक तरह से जिला, तो जिला को ही विषय कहा जाता था, और विषय को ही विषय के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। यानी विषयपति का मतलब वर्तमान में कलेक्टर समझिए, डीएम समझिए, जिला पदाधिकारी समझिए। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग में जो कर्मचारी होते थे, जो साधारण कर्मचारी होते थे, तो उनको चाट या भाट कहा जाता था, चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाते थे, लेकिन मुख्य अधिकारी जो पुलिस डिपार्टमेंट की थी उनको दंडपाशिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। सबसे निचले स्तर पर जो प्रशासनिक इकाई थी वो ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होती है। आज भी ग्राम सभा कार्यरत है, और गुप्त काल में ही ग्राम सभा थी, और ग्राम के शासन प्रशासन की जिम्मेदारी ग्राम सभा के ऊपर थी। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, एवं अन्य सदस्य मतहर कहलाते थे। ग्राम सभा की जो मुखिया होती थी वो ग्रामिक कहलाते थे, और उसके साथ जो अन्य सदस्य होते थे वो महतर कहलाते थे। आज जो है मुखिया के नीचे वार्ड सदस्य होता है, सरपंच होता है, इस प्रकार से। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। ग्राम समूह के जो सबसे छोटी इकाई थी उसको पेठ कहा जाता था। यानी मान लीजिए ये एक तरह से वार्ड सदस्य के रूप में कार्य करते थे, वार्ड के रूप में था पेठ। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदर पुत्र तामपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। गुप्त शासक जो कुमारगुप्त था उनके दामोदर पूर्व तामपत्र लेख था, और उसमें भूमि बिक्री संबंधी, भूमि की बिक्री करने वाले जो संबंधी अधिकारी होते थे, भूमि की बेचने वाले, तो उनके जो क्रियाकलाप होते उस किस प्रकार के कार्य करके बेचते थे उनके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। यानी टैक्स जो भूमि कर जो लिया जाता था गुप्त काल में वो 1/4 यानी कुल उपज का 1/4 था, 25% या 1/6 हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम बिष्टी राज के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। यानी जबरदस्ती जो श्रम करवाया जाता था, बलात् श्रम, वो भी एक आय का स्रोत माना जाता था, और इसे जनता द्वारा दिया जाने वाले कर भी माना जाता था, और इसको जनता के द्वारा दिया जाने वाला टैक्स के रूप में समझा जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। यानी आर्थिक उपयोगिता, किस भूमि का कितना इस्तेमाल होता था, कितना उपयोग में लाए जाते थे, उसको ध्यान में रखते हुए भूमि को
निम्न प्रकार में बांटा गया था। पहला था क्षेत्र। क्षेत्र वह होता था जो कृषि करने योग्य भूमि होती थी, जिस पर कृषि होता था उसको क्षेत्र कहते थे। दूसरा था वास्तु। वास करने योग्य जो भूमि होते थे, जिस पर घर बनाने वाली भूमि होती थी, उसको वास्तु भूमि कहा जाता था। और तीसरा था चारागाह भूमि। पशुओं के चारा योग्य जो भूमि होती थी वो चारागाह भूमि कहलाता था। और चौथा होता था सील। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। सील तो वह भूमि होती थी जिस पर कृषि कार्य नहीं होते थे, जोते कोरे नहीं जाते थे। और अपरहत। अपरहत तो इस प्रकार की भूमि होती थी, जंगल की जो भूमि होती थी, जिस पर कभी तो सोचा भी नहीं जा सकता था, कभी उस पर मतलब कृषि के दृष्टिकोण से कोई उपयोग ही नहीं होता था, तो उसको अपरहत भूमि या जंगली भूमि कहा जाता था। तो कृषि भूमि को 5 भागों में बांटा गया था गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में कृषि व्यवस्था में जो फसल की सिंचाई की जाती थी तो उसके लिए रहट या घंटी एक यंत्र होता था जो पानी देने का काम करता था, तो इसका इस्तेमाल होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी जो होती थी एक तरह का व्यापारियों का समूह होता था और उसके जो मुखिया होते थे वो ज्येष्ठक कहलाते थे। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन जो था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, ये व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात था गुप्त काल में। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा जाता था। गुप्त राजा जो थे वो अधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे, मुद्रा चलाए थे। और इनके जो स्वर्ण की मुद्राएं था, उनको जो गुप्तकालीन अभिलेख हैं जो राजा के द्वारा लिखवाए जाते थे, तो उस अभिलेख में मुद्रा को दिनार कहा गया है। जैसे अभी रुपया को क्या कहा गया, रुपया कहा गया है, तो उसी प्रकार से मुद्रा का नाम था, मुद्रा को दिनार कह करके संबोधित किया जाता था। जब आप मौर्य काल की बात करेंगे तो मौर्य काल में जो रुपया था, मुद्रा था, मुद्रा को पन कहा जाता था और गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। याद रखेंगे। काष्ठों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। काष्ठ यानी ये वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसी में है कि काष्ठों का जो सर्वप्रथम, काष्ठ एक प्रकार की काष्ठ है जो भारतीय समाज के अंग है, तो काष्ठों का जो सर्वप्रथम वर्णन का याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में काष्ठों का सर्वप्रथम वर्णन औष्णम स्मृति में मिलता है। एक प्रकार की जाति थी और जाति के रूप में काष्ठ का जो वर्णन मिलता है वो औष्णम स्मृति में मिलता है। बींद जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। करा बींद जंगल जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में थे, वहाँ पर सबर जाति के लोग रहते थे और ये लोग क्या करते थे, अपने देवताओं को, उनके जो देवता होते थे जिनकी वो पूजा पाठ करते थे, तो देवता को खुश करने के लिए मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। इसका मतलब मनुष्य की वो हत्या करते थे, उनका मांस वो चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का प्रचलन अब यहाँ से प्रतीत होता है कि गुप्त काल में ही सती प्रथा का आरंभ हुआ था, जो ब्रिटिश के शासनकाल के दौरान राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से इस पर प्रतिबंध लगाए गए थे और ब्रिटिश सरकार का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। और इसी में कहा गया है भोजराज नाम का कोई व्यक्ति था, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी सती हो गई थी। यानी भोजराज को जब चिता में जलाया जा रहा था, जब चिता में पूरी आग लग गई तो उस जलते हुए जो आग पूरा लहर रहा था उसमें जो है उसकी पत्नी कूद करके अपनी जान दे देती। इसी को सती कहा गया है। तो सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम गुप्त काल में मिलता है, याद रखेंगे। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में भी वेश्यावृत्ति प्रथा का उल्लेख है। मौर्य काल में ही वेश्यावृत्ति प्रथा थी, तो गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति प्रथा
वेश्यावृत्ति का काम जो महिला करती थी उनको गणिका कहा जाता था, और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। कुटनी यानी जो वृद्ध महिलाएं होती थी, अधिक उम्र की महिलाएं होती थी, और वो जो वेश्यावृत्ति में लिप्त होती थी, संलिप्त होती थी, तो उनको कुटनी कहा जाता था। और जबकि यंग जो होती थी, लड़कियां मान लीजिए, यंग महिलाएं मान लीजिए, उनको गणिका कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट जो था वो वैष्णव धर्म को मानते थे, अनुयायी थे, और उन्होंने इस राजधर्म बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म को, जो हिंदू धर्म का ही अंग था, वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त के जो राज चिन्ह थे वो भगवान विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़, उसको उसने राज चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो वैष्णव धर्म से संबंधित जो भी पुरातात्विक स्रोत मिला है, अवशेष मिला है, वो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उससे प्राप्त हुआ है, और ये जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है दशावतार मंदिर, याद रखेंगे। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। कहला है अजंता की गुफा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है, और इसमें 29 गुफाएं था, जिसमें केवल 6 रह गया और बाकी मिट चुके हैं, और जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 जो है वो गुप्त काल में बनाए गए गुफा हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, याद रखेंगे। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या 17 के चित्र उसको चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रम एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो गुफा संख्या 17 जो है, जो भगवान बुद्ध से संबंधित है, उनके जीवन से, उनके महाभिनिष्क्रम से, जब उसकी ज्ञान प्राप्ति हुई उनसे संबंधित है। तो याद रखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अजंता की कौन सी गुफा है जिसमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो गुफा संख्या 17। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, क्योंकि हम जानते हैं बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और महायान, तो महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ नामक स्थान पर बिंद पर्वत को काटकर बनाई गई थी। बाघ जगह का नाम है, जिला धार मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वहां पर बिंद पर्वत को काट करके ये गुफा बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। गुप्त काल में ही विष्णु शर्मा ने एक ग्रंथ की रचना की जो पंचतंत्र था और संस्कृत में है, और ये विश्व की सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है, यानी इतना बड़ा ग्रंथ है कि बाइबिल के बाद इस पंचतंत्र का दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है पंचतंत्र को, और जो 5 भाग है, मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरिच्छाकरित्व, ये 5 इसके भाग हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए, और आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट कह रहा है, आर्यभट्ट महान वैज्ञानिकों में से एक थे प्राचीन काल में, गुप्त काल में, और उसने जो सूर्य सिद्धांत लिखा इसकी में बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो सूर्य है, और सभी जो प्लैनेट्स हैं, सभी जो ग्रह हैं, उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, और पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, और घूमते हुए वो सूर्य की परिक्रमा करती है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कीमती कमेंट जरूर कीजिए, सुझाव भी दीजिए। आगे बढ़ते हैं। बराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहत जातक और लघु जातक की रचना की। बराहमिहिर जो भूगोल वेता थे, इसने बृहत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, पंच सिद्धांत, बृहत जातक, लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। अब देखिए, न्यूटन ने जिस बातों को 16वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में बताता है, उस बातों को प्राचीन काल में ही ब्रह्मगुप्त ने इस बातों को बता दिया था। वो कहता है कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया न्यूटन ने, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने प्राचीन काल में ही बता दिया था कि पृथ्वी अपनी और सभी वस्तुओं को खींचती है, इसलिए कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी की तरफ आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में पाल कानब ने पशु चिकित्सा पर हत्यायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई थी। नवनीतकम जो ग्रंथ है उसकी रचना गुप्त काल में की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो जब बीमार होते थे तो उसके संबंधित ज्ञान की बातें इसमें बताई गई है कि हम कैसे स्वस्थ होंगे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। वर्तमान में जो पुराण है इसकी रचना जो है, ये जो लिखे गए वो गुप्त काल में ही लिखे गए हैं। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का भी उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। संस्कृत जो थी वो गुप्त राजा की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। आज जो आप मंदिर देख रहे हैं भारत में बने हुए हैं, इस मंदिर बनाने की जो शुरुआत हुई थी, किस प्रकार के मंदिर बनेंगे, तो वो गुप्त काल से ही मानी जाती है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ है, यानी मंदिर में जो 3 मूर्ति एक साथ बनाए जाते हैं, इसकी भी अवधारणा की जो शुरुआत हुई थी वो गुप्त काल से ही मानी जाती है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। यानी गुप्त वंश के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे और मंदिर को और ब्राह्मण को वो क्या करते थे, गांव अनुदान में दे देते थे, उपहार में दे देते थे, क्योंकि गांव से जो टैक्स होता था, कर होता था, उस कर से मंदिर के क्रियाविधि संपन्न होते थे, उनके कार्य को संपन्न किए जाते थे, ब्राह्मणों का जीविका चलता था। गुप्त काल में लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। लौकिक साहित्य का जो निर्माण हुआ है बृहद स्तर पर वो गुप्त काल में ही हुआ था, इसलिए कहता है लौकिक साहित्य के सृजना का काल था। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मच्छिकटिकम या माटी के खिलौना गारी, जिसमें निर्धन ब्राह्मणों के साथ बेश्या का प्रेम वर्णित है। यानी मच्छिकटिकम में निर्धन ब्राह्मण थे, अब बेश्या जो थी उनके साथ उनका प्रेम प्रसंग जो था उनका वर्णन किया गया है। ये सभी इसी काल के हैं, लिखे गए। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है मच्छिकटिकम। कालिदास की कृत अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना है भागवत गीता। कह रहा है कालिदास के द्वारा तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, जो संस्कृत में लिखे गए थे। और इस अभिज्ञान शकुंतलम में जो कहानी है, कथा है, वो है राजा दुष्यंत
और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। राजा दुष्यंत राजा जो थे और शकुंतला के साथ जो उनका प्रेम प्रसंग था उस कथा के बारे में बताया गया है अभिज्ञान शकुंतलम में। और यही अभिज्ञान शकुंतलम पहली भारतीय रचना है जिनका यूरोपीय लोगों ने पहली बार यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया। और दूसरा जो भारतीय ग्रंथ है जिसका यूरोपीय लोगों ने यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया वो है भागवत गीता। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धि यानी गुप्त काल में बहुत सारे सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। मंदिर निर्माण की शुरुआत होती है, जाति व्यवस्था का उदय होता है, सती प्रथा का उदय होता है। भारतीय समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए, इसीलिए सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग की श्रेणी में रखा गया है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये इसकी नकारात्मक विशेषता थी। नगरों का गुप्त काल में नगर का विनाश होने लगा और ये क्रमिक एक के बाद एक नगर का पतन शुरू हो जाता है गुप्त काल में। अब आगे चलिए देखते हैं गुप्त काल से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो गुप्त काल में प्रसिद्ध मंदिर के बारे में दिया गया है। उन तथ्यों को देख लेते हैं। पहला मंदिर है और ये स्थान यानी मंदिर जो है वो कहाँ पर है तो विष्णु मंदिर ये तिगवा जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा नागौद जो मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार जो मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर जिसको लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है ये भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है और ईंटों द्वारा निर्मित है। एकमात्र मंदिर है जो ईंटों के द्वारा निर्मित है वो है भीतरगांव का मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।